नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैसे हैं सारे दोस्त और सभी ओजांकियन को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले क्योंकि ये क्लास 6 बजे होनी थी, लेकिन बहुत अधिक आंधी तूफान और पावर कट की वजह से इस क्लास को डिले करना पड़ा। संभावना ये भी बन रही थी क्लास कैंसिल हो, लेकिन चूंकि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आज का बहुत गहरा विषय है और आपके एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है, एक न्यू लाइफ आप शुरू करने जा रहे हैं। न्यू लाइफ मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, ये बात करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैं अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था, आप सभी लोग जितने भी ओजांकियंस हैं, क्या आपने मेरी लास्ट क्लास देखी थी, मिथ एंड फैक्ट्स ऑफ यूपीएससी राइटिंग, यानी कि हमसे बेसिक गलतियां क्या होती हैं। वहाँ पर मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दिया था कि आंसर राइटिंग में हमसे क्या मिस्टेक होती है और स्पेशली जो बिगिनर स्टूडेंट होता है वो क्यों अच्छी आंसर राइटिंग नहीं कर पाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और आपने कहा कि हाँ, हमें बात समझ में आई। मैं जहां तक ये बात रही कि मैंने आपको ये बताया कि आपसे गलतियां क्या होती हैं, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हमारी बात ये रहेगी कि हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम कहां से शुरुआत करते हैं। और जब हम अक्सर शुरुआत करने जाते हैं तो मैंने 90% स्टूडेंट को ये देखा है कि उनसे बहुत बड़ी गलत शुरुआत होती है और आगे कभी भी इस मेस से वो निकल नहीं पाते हैं अपने पूरे टाइम में। तो आज सभी ओजांकियन का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए जीवन से, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण आपके लिए, जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ाई करना, सिलेबस को कंप्लीट करना, मैं मानता हूं कि आप बहुत ही लेबोरियस हैं, आप बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने थॉट्स को डिलीवर करना, टाइमली डिलीवर करना, अरेंज के साथ डिलीवर करना, कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करना। उसी पे 1750 मार्क्स, 1750 मार्क्स जो है वो डिपेंड करते हैं। मानते हैं आप इस बात को? अगर मानते हैं तो हाँ, अपने कमेंट्स में लिखकर बताइए हाँ सर, आपकी बात पहुंच रही है और हम मानते हैं, हमने भी सुना है या पढ़ा है कि मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के मार्क्स पूरी इस यूपीएससी करियर में, सिलेक्शन में सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, राइट। तो इसी के साथ ही मैं आपके साथ अपनी बात को शुरू करूंगा, समझूंगा और आगे जाऊंगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। आंसर राइटिंग एक ऐसा सेगमेंट है कि आप चाहे बिपिन चंद्रा पढ़ लें, शेखर बंदोपाध्याय पढ़ लें, 50 किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट, एग्जामिनर जो मांग रहा है, प्रेशर में जो आपको लिखना है, अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं तो इट डजेंट मैटर कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कितने घंटे आप बैठे रहें। सो इसका मतलब है यूपीएससी, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान, इट इज एग्जाम ऑफ पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व निर्माण में वो ये नहीं कहता है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हो, वो ये कहता है कि जितना अच्छा पढ़ते हो क्या उतना अच्छा सोचते भी हो, जितना अच्छा सोचते हो क्या उतना अच्छा लिखते भी हो, और ये भी कहता है कि जितना अच्छा लिखते हो क्या उतना अच्छा बोलते भी हो। इसीलिए 3 चरणों का एग्जाम है, 3 स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम, द मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो यूपीएससी क्या कहता है कि क्या आप अच्छा पढ़ते हो, फिर कहता है कि क्या अच्छा पढ़ते हो तो क्या अच्छा सोचते हो, फिर कहता है कि सोचने से ही क्या काम नहीं चलेगा, अगर अच्छा सोचते हो तो क्या तुम अच्छा लिखते हो, और फिर कहता है कि क्या तुम अच्छा लिखते हो तो भी काम नहीं चलेगा, क्या तुम अच्छा बोलते भी हो। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, क्योंकि आप अगर इतिहास विषय को थोड़ा भी जानते हैं, पढ़ते हैं, चाहे गांधी पढ़िए, चाहे तिलक पढ़िए, चाहे टैगोर पढ़िए, किसी को भी पढ़िए, उनके व्यक्तित्व में आप ये 4 बातें देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, उसमें आपने देखा कि उस समय के जो नेता थे वो अखबारों में आर्टिकल लिखा करते थे, अपने प्रकाशन लिखा करते थे। और जैसे आज ही जो है वो मैं एक किताब लेकर आया हूं बाल गंगाधर तिलक की, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत भारी भरकम किताब है जो ब्रिटिश इंडिया जब था तो वहाँ पर वो उस किताब का पब्लिकेशन किया गया था। लकीली आज मुझे मिली तो मैं उसको लेकर आया हूँ, मेरा बहुत मन है कि मैं उसको पढूं। तो और जब मैंने उसको थोड़ा बहुत पढ़ा, 2-3 पेजेस, तो उनकी लेखन शैली मुझे इतनी अच्छी लगी, मतलब इतना गंभीर, इतना सारगर्भित, इतना फ्लो के साथ लिखना। ऐसे ही गांधी, नेहरू की किताबें आज भी आप यूपीएससी में पढ़ते हैं, चाहे ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे जो है वो आपकी और भी किताबें रही हों। यानी अच्छा आपका पढ़ना,
अच्छा सोचना, अच्छा लिखना और अच्छा बोलना, ये आपके लीडरशिप क्वालिटी की 4 प्रमुख शर्तें हैं। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस डायरी में आपको ये चीज लिखनी है जो मैंने आपको बताया। दीज आर द 4 क्वालिटीज, ये वो क्वालिटीज हैं जो यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है। लिख लिया होगा? तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करें। महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बिगनिंग आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस बिगनिंग को अगर मेरी तरह आपने फ्लो किया, आप मेरी तरह उसको फॉलो करते रहे, सीखा आपने, तो आपको एक नई डायमेंशन, एक नई दुनिया में लेकर जाऊंगा। और अगर आज ये आपने क्लास छोड़ी और अगर आप आज से गलती करते हैं, तो फिर उसके लिए आगे जो आपके मार्क्स निगेटिव होंगे उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। मुझे क्या चाहिए? अगर आप तैयार हैं अपने माइंडसेट के साथ, तैयारी का मतलब होता है यस आई एम रेडी सर, और अब मैं आपके साथ पूरा टाइम जो है वो टू द पॉइंट रहूंगा। जो भी बच्चे आज नए आए हैं उनको मैं पहले भी बता दूं कि पहली बात तो एनी टाइम लर्निंग ऐप आपके पास होना चाहिए आपके मोबाइल में, क्योंकि वहां भी क्लासेस चल रही हैं, वहां पे मैं ज़्यादा आपके जो है वो कमेंट्स पढ़ पाता हूं, जवाब दे पाता हूं। और ये जो चैनल है वो आपका सब्सक्राइब होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी सीरीज लेकर आ रहा हूं लगातार, जो आपकी यूपीएससी की तैयारी में टर्निंग पॉइंट होगी, जो बहुत कुछ बदलेगी। और आप अगर मुझे जानते हैं, मुझे थोड़ा भी फॉलो करते हैं, तो आप ये जानते हैं कि मेरी हर क्लास, चाहे वो ओपन सेमिनार हो, मैं कभी भी इस शिद्दत से नहीं पढ़ाता कि वो ओपन है थोड़ी बहुत प्रचार करके चला जाना। अगर आप मेरी क्लास को ईमानदारी से देखते हैं, हर क्लास में एक निचोड़ होता है, उसके पीछे एक मेहनत होती है, और हर क्लास किसी ना किसी पॉइंट पर आपको पहुंचाती है। कल मुझे 2 बच्चों का मैसेज आया, मुझे बहुत अच्छा लगा व्हाट्सएप पे, जब उन्होंने कहा कि सर आप जब से कोरोना से ठीक होकर आए हैं तब से कुछ आश्चर्यजनक बदलाव हो गए हैं आपके अंदर, और आपकी हर क्लास इतना पॉइंटर होती है, इतना ज़्यादा जो है वो टू द पॉइंट होती है, और ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था, और जब वीडियो का टाइटल देखते तो लगता है अरे उजांग सर ने कैसे ये कैच कर लिया और इनका सॉल्यूशन दे दिया। तो हो सकता है जिंदगी ने मुझे सोचने समझने का एक फुर्सत दी, वक्त दिया, और क्रिएटिविटी जो है और अच्छी निकल कर आई है। राइट तो चलिए, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे आपसे कम से कम 2 पेपर पेन, ये मुझे इजी चाहिए, और आप जिस पे लिख सके, क्योंकि आपको आज मेरे साथ प्रैक्टिकल करके देखना है। मैंने हमेशा कहा मेरी क्लास वर्कशॉप होती है, यानी आपको आई डू आई लर्न, आई डू आई लर्न, ठीक है, आई लिसन आई फॉरगेट, मेरे पास ऐसे लोग की जरूरत भी नहीं है। तो रेडी हो? पेन पेपर रेडी है? मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सिखाने जा रहा हूं, और आज 2 चीजें। मैंने आपको कल क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मैं आंसर राइटिंग नहीं सिखाऊंगा, इसके साथ साथ मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करूंगा अगर मेरे साथ रहेंगे। दूसरा, मैं इसमें मेमोरी ट्रिक्स बताऊंगा। तीसरा, मैं इसमें नोट्स मेकिंग मेथड बताऊंगा, नोट्स कैसे बनाते हैं, यानी आंसर राइटिंग, नोट्स बनाना, मेमोरी ट्रिक्स, रिवीजन, ये सब एक साथ होगा आपका। इसीलिए मैं इसको बहुत ही एडवांस और बहुत ही मैजिकल मेथड कहता हूं। अगर आप रेडी हैं तो चलिए अब हम लोग इस चीज को करके देखते हैं। पेन पेपर रेडी है? क्योंकि आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो देख ले, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, एक बटन ही दबाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो मेरी सीरीज आ रही है अगर वो आपने मिस किया तो फिर आप भटकते रहेंगे, 2-3 साल मिस करेंगे, ठीक है, फिर आपको बहुत कुछ याद आएगा। लेट्स स्टार्ट, हम लोग अब शुरू करते हैं। जैसा कि हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू चलेंगे, और आज मैं आपको प्रैक्टिकली, लेकिन ऑनेस्ट रहिएगा, जितना आता है उतना ही मुझे करके बताइएगा। ऑनेस्ट रहेगा कि हाँ मुझे जितना आता है, स्वेयर, जो भी आपको जो है जिसको आप मानते हो कि उसमें मुझे कोई बेईमानी नहीं करनी, जो भी मैं आज आपको टास्क दूंगा। डन है? वर्कशॉप है ये हमारी पूरी की पूरी। चलिए, तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो पूरी क्लासेस, ये श्रृंखला, ये सीरीज है, ये कोई एक आध सेमिनार नहीं है। मैं हर दिन आऊंगा, पहले मैं फंडामेंटल सिखाऊंगा, अभी मैं आपको पिरामिड मेथड सिखाऊंगा, इसके बाद फनलिंग सिखाऊंगा। अभी जो मैं काम करने जा रहा हूं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तोड़कर एक नया कॉन्सेप्ट आप सिखाने जा रहा हूं। लेकिन आपको मेरे साथ करना पड़ेगा, एक कॉपी अलग बना लेंगे अगर इसकी, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं जो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जीएस पेपर 1, 2 और 3 तीनों से मिलाकर पढ़ाऊंगा, यानी ये मेरी क्लास आपको जीएस भी प्रिपेयर करने में मदद करेगी और आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी आपको सिखाएगा। और मैंने बताया था कि अगर आप जाएंगे कोचिंग करने तो करोल बाग में ये 50,000 से कम इसकी फीस नहीं है। राइट, तो आपको इसमें मेरे साथ समर्थन के साथ जुटना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक अलग अगर रजिस्टर बना लेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपको कंटेंट भी अब प्रिपेयर हो जाएगा साथ साथ मेरे। तो चलिए, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, मैंने इसको आर्ट क्यों कहा था, सारे उजांकियंस को ये बात पता है, जितनी भी मेरी वैल्यूज करते हैं या मेरे साथ चलते हैं। इसको आर्ट क्यों कहा मैंने, वाई दिस इज नोन एज आर्ट, जल्दी से रिवाइज कर दो, ठीक है, जल्दी से। ये कॉपी मेरी अलग होनी चाहिए, ये सीरीज है, ये एक आध दिन का नहीं है। मैं हर अल्टरनेट डेज पर जो है इसकी क्लास लेकर मैं हर दिन कुछ नया सिखाता रहूंगा इसमें, तो ये पूरी श्रृंखला चलेगी। इसीलिए एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो अपने उसमें, धीरे धीरे मैं क्लासेस वहां लूंगा, वहां पे ज्यादा आसान होता आपके लिए क्वेश्चन पूछना। डन है? चलिए, वाई आर्ट, जल्दी बताओ। इसमें 3 क्वालिटीज मैंने बताई थी, फिर से रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो।
भाई मेरे ये हिंदी माध्यम के लिए भी है, निश्चिंत रहिए। मैं दोनों भाषाओं पे एक समान पकड़ रखता हूं, मुझे 4 भाषाओं का ज्ञान है, कोई भाषा को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिख लेगा। मैं जो है वो धारा प्रवाह और बहुत ही क्लिष्ट हिंदी बोल सकता हूं, जो शायद आप समझ भी ना पाए आप अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं। निश्चिंत रहिए, संस्कृत भाषा भी मुझे आती है, तो भाषाओं का मुझे बहुत ही शौक रहा है। तो निश्चित रहे, उर्दू भी मैं उतनी ही जो है वो संजीदा होकर, अभी मैं आपने देखा मेरी शेरो शायरी भी शुरू हो गई, आती रहती है, तो उतना ही मुझे कोई भाषा को लेकर दिक्कत नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, आप मुझे जिस भाषा में लेकर जाना चाहें। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए। और अंग्रेजी के शब्दों को देखकर अगर आपको भय हो रहा है तो मैं आपसे यही कहूंगा, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हो। अंग्रेजी आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी हिम्मत कर लीजिए। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, मैंने 3 इसमें गुण बताए थे। मैंने 3 चीज बताई थी, स्किल, राइट, प्रैक्टिस एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्षमता, डेली अभ्यास, रोज का अभ्यास, और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी और वो है नियमितता। ठीक है, आज के समय में ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, यानी परसिस्टेंस, रेगुलर होकर काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण। 4 ही घंटे का टाइम टेबल बनाओ, एक ही पेज लिखो, लेकिन रोज एक ही पेज लिखना है। किसी दिन आप कहोगे तो मैं कंपाउंड इफेक्ट पे एक क्लास ले लूंगा, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये 10-10 मिनट किए गए कामों की कितनी वैल्यू होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ें, और अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पर 3 गुणों पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में आज सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो नए बच्चे हैं वो आंसर शब्द को किनारे कर दे, राइटिंग को लेकर आए। मुझे लिखना है, मुझे लेकर चलना है। क्यों? मैंने आपको बताया था, एनएलपी का एक सबसे मुख्य मुद्दा बताया था जो आपको कोई नहीं बताएगा, और वो था मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी जब तक आप स्थापित नहीं करेंगे, और मैंने 2 बार आपको यहां प्रैक्टिकल करके दिखाया था। ब्रश वाली क्लास किसको किसको याद है? जो ब्रश कराया था, कंघी से बाल झड़वाया था, आपने देखा, आपको एहसास हो गया मैं कोई चीज कहता नहीं हूं, अगर मेरे पास उसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और मैं खुद उसको आजमा कर नहीं देख रहा हूं तो मैं तुमसे वो बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैंने, आपने कितने लोगों ने वो मेरी क्लास की थी जहां पर उन्होंने वो कंघी उल्टे हाथ से, ब्रश उल्टे हाथ से, अनयूजुअल एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई थी, उसमें आपको एक चीज का एहसास हो गया होगा कि सचमुच यही ब्रश मैं जब दाहिने हाथ से कर रहा था तो मेरे लिए कितना आसान था। जैसे ही मैंने बाएं हाथ से किया, मुझे ये बुरा मामला उल्टा हुआ दिखाई पड़ा, मैं उल्टे हाथ से बाल नहीं झाड़ पा रहा हूं। आप लोगों ने प्रैक्टिस की, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता चला होगा जो क्रक्स है इसका, कि हमारे पास एक मोटर एक्टिविटी होती है, एक मोटर एक्टिविटी होती है, हमारा एक पैटर्न होता है, न्यूरल पैटर्न। इसका मतलब है कि हमें अगर न्यूरल पैटर्न को सेटअप, आंसर राइटिंग का भी एक न्यूरल पैटर्न होगा ही होगा। तो मुझे आंसर राइटिंग का न्यूरल पैटर्न क्यों नहीं अभी से एस्टैब्लिश करना है? अगर मैं इसको कर ले जाता हूं तो मेरे लिए आंसर लिखना एक बहुत ही आसान बात होगी। लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करें हम लोग। चलिए, तो अभी हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, लिखो हिंदी में, जो भी अंग्रेजी के नाम से डर रहे हो। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड ऑफ आंसर राइटिंग। पहला तो सबसे बड़ी बात है, हम गलती करते कहां हैं। मेरे पास कम से कम इस बीच में 100 से अधिक बच्चों के आंसर आए लिख के कि सर ये मैंने आंसर राइटिंग की है, मैंने उनको पढ़ा, लेकिन पढ़ने में मुझे बहुत गलतियां लगी, इसलिए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं। ठीक है, बहुत मेरे ऊपर भी प्रेशर है। आज दिन में भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, काफ़ी पेन है पीठ में, कोरोना के बाद काफ़ी वीकनेस आ गई है। लेकिन उस कॉपियों को पढ़ने के बाद लगा कि बहुत बड़ी मास को, जब उन्होंने मुझे भेजा अपने अपने आंसर व्हाट्सएप पे, तो मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। आप गलत तरीके से लिख रहे हैं, और अगर आप लगातार कुछ दिन तक और लिखते रहे तो ये आपके आदत का हिस्सा हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि आप आने वाले समय में इसको सुधारने की कीमत आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए इतना पेन सहने के बाद, क्लासेस का इतना लोड होने के बाद, मैनेजमेंट का लोड होने के बाद फिर भी मैं यहां बैठा, क्योंकि मेरे लिए आपको नुकसान पहुंचेगा, मैं पीठ का दर्द दवाई खा के ठीक कर लूंगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, ये मेरा व्यक्तिगत दर्द है। लेकिन अगर कल को मेरा कोई स्टूडेंट, अगर जिसको मैं सुधार सकता था और नहीं सुधार पाया, तो वो मेरे लिए एक आत्मिक दर्द होगा, वो मेरे लिए एक सोल का पेन होगा, जिसको मैं पूरे जीवन भर मुझे झेलना पड़ेगा। और जो लोग ओजांग को जानते हैं कि ये व्यक्ति वास्तव में ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करता है, तो मुझे लगा ठीक है, पीठ का पेन, मैंने बेल्ट पहन रखी है, मैं पीठ का पेन बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन हाँ, आप लोग गलत रास्ते पे जाओगे तो ये पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो कन्वेंशनल मेथड ऑफ आंसर राइटिंग, यानी उत्तर लेखन का पारंपरिक विधि, लिखो उत्तर लेखन की पारंपरिक विधि, और मुझे बताइएगा कि ये सही है या नहीं, आपकी ये गलतियां होती हैं या नहीं। चलिए, उत्तर लेखन की पारंपरिक विधि। तो जैसे हम जब उत्तर लिखते हैं, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जाऊंगा, इसको बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग।
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो हम पैराग्राफ में इसको लिखते हैं, क्लियर है। तो ये पैराग्राफ की लेखन विधि है, यानी कि ये जो है वो पारंपरिक लेखन विधि है। तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, ये एक श्रृंखला है ये। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जनरली हमारा स्टूडेंट क्या होता है, ऐसे पैराग्राफ में लिखता है। और जितने भी बच्चों ने मुझे आंसर भेजा उसमें से मैक्सिमम जो बच्चे थे उन्होंने इसी विधि में अपना आंसर भेजा था, इसी मेथड में दे स्टार्ट राइटिंग जो है उन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन इसके साथ उनका जो है कुछ प्रश्न मेरे पास आया, जिसने मुझे थोड़ा सा बहुत ही व्यथित किया, मुझे परेशान किया कि वो इसको लिख रहे थे और बार बार कह रहे थे कि सर मैं थॉट जनरेट नहीं कर पा रहा हूं, सर मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें और अच्छा कैसे लिखूं या और पॉइंट्स कैसे डालूं। क्या यह क्वेश्चन आपका भी रहा है, या आपने भी कभी महसूस किया कि जब आप इस तरह लिखते हैं तो आपको भी यह लगता है कि शायद इससे अच्छा और लिखा जा सकता है, या इसके पॉइंट्स मेरे उतने कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं जितने मुझे पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, जब हम कन्वेंशनल मेथड लिखते हैं तो हम इंट्रोडक्शन यानी प्रसंग, एक्सप्लेनेशन यानी उसकी व्याख्या जिसे बॉडी कहा जाता है, और कंक्लूजन यानी उपसंहार, हम यही तीन विधियों को लेकर आते हैं। इसी तरह आप लिखते हैं, ठीक है। मैं क्यों अभी इस विधि का विरोधी, और आप कहीं पर भी अगर आंसर राइटिंग क्लास सीखने जाते हैं तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारी शिक्षा व्यवस्था का, या जिन लोगों को यह भार दिया गया है कि उनको कुछ नई विधियों को यानी नई मैथोलॉजी को आपको इंट्रोड्यूस कराना था, वो लोग इस जिम्मेदारी को नहीं कर रहे हैं। और जैसा चल रहा है हम यथास्थिति को यानी कि सिचुएशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। बट दिस इज नॉट गुड थिंग। ये एजुकेशन की परंपराओं के, एजुकेशन का जो महत्व होता है कि वो नवाचार यानी इनोवेशन की जननी होता है, वो विधियों से अलग जाता है। मैं इस परंपरा का बहुत बड़ा विरोधी हूं और मैं इसको साइंटिफिकली सिद्ध करने जा रहा हूं कि इस विधि में आप कभी भी अच्छा आंसर लिखना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आंसर लिखने के लिए जो फंडामेंटल चीजें हैं वो बिल्कुल ही इससे अलग हैं। तो मेरी क्लास में आपको बर्दाश्त हो या ना हो, अगर आप मुझ पे बिलीव करते हैं, प्यार करते हैं, तो मैं सबसे पहले इस पारंपरिक विधि का विरोध करने जा रहा हूं, इसको अभी खत्म करने जा रहा हूं। ज्यादातर लोग यहीं से आपकी क्लास को शुरू कराते हैं और मैं यहां पर अपनी क्लास को खत्म करूंगा। आऊंगा यहां पर, लेकिन इससे पहले एक दूसरी यात्रा करते हुए एक इनोवेशन और नवाचार के साथ आऊंगा। तो जिसको इस विधि में लिखने की आदत पड़ चुकी है उसको मेरे साथ एक मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, यानी एक मेंटल स्ट्रगल होगा मेरे और उसके बीच में। मैं इस विधि का विरोधी हूं। जितने भी बिगिनर स्टूडेंट हैं जिनको मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में वो बेहतरीन आंसर लिखेंगे, मैंने कहा था कि टीना डाबी ने अच्छा आंसर लिखा इसलिए वो टीना डाबी हुई, टीना डाबी थी इसलिए उन्होंने अच्छा आंसर नहीं लिखा, याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आज से मेरी जो भी स्टूडेंट है इस विधि में अगर किसी ने मुझे आंसर भेजा तो वो मेरे से डांट खाएगा, याद रखना। आज के बाद ये मेथड जो इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन है, ये मेथड मेरे साथ अप्लाई नहीं होगा जब तक कि मैं आपको हरी झंडी नहीं देता हूं, चाहे वो 2 महीने बाद दूं चाहे 3 महीने बाद दूं। जब मुझे लगेगा आप मैच्योर हो जाएंगे तभी आप आगे जाएंगे। यस या नो मुझे बताते रहिए। तो आज के बाद इस तरह किसी का भी आंसर मेरे व्हाट्सएप पे आया या मेरी मेल पर आया तो फिर आप समझ लेना कि मामला खराब हो जाएगा। आखिर मैं इसका विरोध क्यों कर रहा हूं, इसका भी लॉजिक आपको दे देता हूं, आपको मैं वो लॉजिक देता हूं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बिगिनर होते हैं और हमारे पास मोटर एक्टिविटी में सिद्ध करा चुका हूं कि हमारे जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो क्या होते हैं। किसी भी बिगिनर स्टूडेंट को, ये मेरे लिए भी उतना ही सत्य है, अगर अभी मैं जल्दबाजी में 7 मिनट में एक थॉट लिखने बैठूं तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। और इस विधि में तो बिल्कुल ही नहीं लिख पाऊंगा, और अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। आप अपनी कॉपी में आज प्रूव करेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज। क्या होता है कि जब हम प्रसंग, व्याख्या, उपसंहार में अपने थॉट्स को लेकर आते हैं तो हम उसको कभी अरेंज नहीं कर पाते, और उसको अरेंज क्यों नहीं कर पाते ये भी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है, हमारे माइंड में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। यहां आंसर कैसे लिखा है, 2 डायमेंशनल, लाइन बाय लाइन, लेफ्ट टू राइट हम लिख रहे हैं। हमारे दिमाग का जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो ऐसे होता है, 3 डायमेंशनल, ऐसे उसमें हिंजेस होते हैं। आप कभी भी इंटरनेट पे जाए और न्यूरॉन्स की फोटो, आप इसमें न्यूरॉन्स क्लिक करिएगा तो हमारे न्यूरॉन्स का जो इमेजिनरी पॉइंट होता है वो ऐसे होता है, राइट। लॉट ऑफ ब्रांचेस आर देयर, इसको हम लोग थॉट्स प्रोसेस कहते हैं, न्यूरॉन प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे दिमाग का जो सोचने की यूनिट है, जो थिंकिंग यूनिट है, वो इस स्ट्रक्चर की होती है, याद रखिएगा। दिस इज अवर न्यूरॉन्स। ये 3 डायमेंशन, हर डायमेंशन में जैसे ऑक्टोपस के हाथ होते हैं उसी तरह ये जो है वो फैला होता है, सेंट्रल पॉइंट से चारों तरफ निकला होता है। ये जो पैटर्न है और इस पैटर्न में विरोध होता है, याद रखिएगा। हमारे दिमाग की बेसिक यूनिट, हमारे जो सोचने और सीखने की क्षमता है वो ये तय करता है, न्यूरॉन तय करता है कि अब हमारा लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, हमारा राइटिंग प्रोसेस क्या होगा, ये तय करता है।
हम इस तरह जब लिखते हैं तो इस पैटर्न को हम अपोज करते हैं, इसीलिए जो है हमारी नोट्स हमें बहुत बोरिंग लगते हैं। हम जब आंसर राइटिंग करते हैं, अभी मैं सिद्ध करूंगा, तो उसमें थॉट्स हम ज्यादा जनरेट नहीं कर पाते हैं। हम केवल और केवल फर्स्ट थॉट या स्पॉन्टेनियस थॉट्स को ही लिखते हैं, और अभी मैं आपको क्लास में प्रूव कराऊंगा। ठीक है, डन हो गया। तो यहां पर क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई बिगिनर होता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं है या सालों से वो तैयारी नहीं कर रहा, उसको थॉट्स को अरेंज करना प्रसंग, व्याख्या और संहार में बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उसका बेसिक नेचर के अपोजिट होता है। क्लियर है? चलिए, यहां डन हो गया। सो क्या कंडीशन होगा अगर आप बिगिनर हो और आज आप पैराग्राफ में आंसर राइटिंग शुरू कर देते हो? वो डिफिकल्टीज क्या क्या होंगी? सबसे बड़ी बात, यू विल बी डिसओरिएंटेड। ये तय है, ये साइंटिफिकली तय है कि चौथी या पांचवी लाइन तक जाते जाते तुम्हारा हाथ रुकेगा और सोचेगा इसके आगे हम क्या लिखें। ये आप चाहे अपने कमरे में 10 बार करके देख सकते हो, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, यानी हम विचलित हो जाते हैं, हम पथ से हट जाते हैं, विचलन हो जाता है कि आगे मुझे आंसर क्या लिखना है। और जब आप बड़े आंसर यानी 15 नंबर का क्वेश्चन या एस्से जब आप लिखने जाते हो, तब तो तबाही ही तबाही है। फिर तो यह होता है कि अकबर के बारे में लिखने के बाद स्टूडेंट सोचता है अबे यार इसको पैदा तो किया ही नहीं, फिर वहां पे वो कहानी बनाता है कि अकबर का जन्म फलाना फलाना XYZ उस पर लिखता है, तो ये जो है वो कहानी वापस लौटती है। तो एग्जामिनर वहीं पकड़ लेता है कि इसके पास प्रैक्टिस नहीं है और वो उसको उड़ा देता है। फिर ये होता है कि हमने बड़ी मेहनत की थी, हमें नंबर नहीं मिले। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है। दूसरा, लैक ऑफ पैटर्न। जी हां, हमें लगता है कि यूपीएससी के क्वेश्चंस में पैटर्न की क्या आवश्यकता है। पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैटर्न्स को तय किया जाता है। जब भी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आऊंगा, जब नेक्स्ट क्लास से एक एक क्वेश्चन आपको दूंगा, तब आप देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न हमारे आंसर के पैटर्न को तय करता है। बहुत से स्टूडेंट को यही नहीं पता होता क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है जिसके बेसिस पे मुझे इसको पैटर्न को रखना है। वो वही परंपराओं से लिखते चले जाते हैं। क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न्स की डिमांड करता है। जिसको आर्ट ऑफ राइटिंग पता है वो नंबर खींच के ले जाता है, उतनी ही नॉलेज में, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, बट वो अपने पैटर्न को ऐसा रखता है, अपने अरेंजमेंट को ऐसा रखता है कि एग्जामिनर कहता है बस मुझे यही चाहिए था, और वो उसको नंबर दे देता है। अगला कहता है स्ट्रगल टू अरेंज। जो थॉट्स जब आप लिखने बैठते हो, मुझे ईमानदारी से सब लोग मेरे साथ कम्युनिकेशन करो, जब आप कोई पेपर पे लिखने बैठते हो, कहां से शुरू करूं? क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ लिखना शुरू फिर काटते हो, नहीं यहां मजा नहीं आ रहा है, इसकी स्टार्टिंग कुछ अच्छी होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए। फिर थोड़ा सा लिखने के बाद फिर आप ब्रेक लेते हो, पॉज लेते हो, अच्छा इसके बाद क्या होगा, हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे ईमानदारी से बताओ। मैंने जितने बच्चों को अपने सामने बिठाया है, जो बड़े बड़े 30 मार्क कहां बनते थे कि हमें लक्ष्मीकांत याद है, बिपिन चंद्रा याद है, चलो उनको सामने बिठा के लिखवाया है, मुझे तो यही देखने को मिला। मुझे बताओ ऐसा होता है या नहीं होता आपके साथ कि क्या लिखूं, फिर थोड़ा सा लिखने के बाद फिर करने, यहां मजा नहीं आ रहा है। सेंटेंस का अरेंजमेंट की लास्ट में है पे खत्म करना है, तथा पे खत्म करना है, एंड पे खत्म करना है, सेंटेंस को जोड़ना है किसी के साथ, फिर वहां पे हम लास्ट में काट देते हैं उसको। सेंटेंस ही बिगड़ा। अगर आप उसको पढ़ोगे तो लगता है कि सेंटेंस शुरू कहां से हुआ था, सेंटेंस खत्म कहां हुआ, पता ही नहीं चला। राइट और रॉन्ग? मैं आपकी बीमारी पकड़, मैं डॉक्टर हूं आपका, एक तरह से मैं नब्ज पकड़ के आपकी बीमारी बता दे रहा हूं, कहां कहां बीमारियां हैं। ठीक है, सभी लोग का यस आ रहा है? हाँ सर। कोई हो सकता है ना वाला भी हो, ब्रिलियंट है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके भी बहुत सुधार के मौके मिलेंगे। ये तो ओजांग की क्लास है, कोई ना कोई बीमारी का इलाज तो लेकर बैठ ही जाऊंगा। डन? मानते हो? तो चलो आज इस बीमारी का इलाज कर लेते हैं। लोड बहुत आता होगा, क्या होता है ईमानदारी से बताइएगा। अरे यार अभी आंसर लिखने की क्या जरूरत है, हुआ है ऐसा? यार अभी तो ज्यादा आता नहीं है, अभी इतना लोड क्यों ले, या बेमन से थोड़ा बहुत एक आध पेज लिखा, छोड़ यार अभी पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, फिर वापस बुक उठा के इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया, हिस्ट्री से शुरू कर दिया, भूगोल चलो पढ़ लेते, जो भी पढ़ना है। हुआ है ऐसा? और आप अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें 1750 नंबर जिस पे आपके डिपेंडेंट है वो निकल गया। और मैंने आपको बताया था कि जब मैं लबासना गया था कि मुझे 45 से ज्यादा ऑफिसर ने एक ही बात कही। मैंने उनसे पूछा कि मैं अपने बच्चों को क्या मैसेज दूं, आप लोग सक्सेस होकर लबासना पहुंच गए, आईएएस बन गए हो, अपने बच्चों को मैं क्या मैसेज दूं, वो क्या एक ऐसी प्रैक्टिस करें जिससे उनको बहुत बेनिफिट हो। सब ने एक ही बात कही, उनसे कह देना राइट राइट एंड राइट, यानी जहां मौका मिले, जब मौका मिले लिखें, खाली लिखें, एक कॉपी रखे रहे छोटी, उसमें लिखते रहे, कोई भी क्वेश्चन बनाए लिखें,
जो पढ़ा उसको लिखे, आज टीचर ने कुछ पढ़ा उसको लिखे। जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे यूपीएससी में इनके लिए कोई जगह नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन वो राइटिंग कैसे होगी ये आपको बताऊंगा, ये तो बता दिया उन्होंने, लेकिन आज मैं आपको फंडामेंटल्स बताने जा रहा हूं। तो ये हो गया कन्वेंशनल वे, जो कि बाकी सभी करते हैं। ओजांकियन क्या करेंगे? ओजांकियन थोड़ा सा मैंने आपको बताया, हम लोग जो है वो अमिताभ बच्चन नहीं है, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन हम नहीं है। हम कौन है? हम हैं शाहरुख खान। तो हम थोड़ा स्टाइल में आएंगे, हम थोड़ा जो है वो नए किस्म के लोग हैं। ओजांकियंस वे अलग होता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ये प्रैक्टिसेस हमें आंसर राइटिंग में इंडिया में नहीं बताई जाती हैं, ठीक है। ये सिंगापुर में है, ये बीजिंग में है, जर्मनी में है, वहां के विश्वविद्यालयों में जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरे कलीग्स हैं जो वहां पर हैं, उनसे जो मुझे जानकारियां मिलती हैं वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। चलिए, सो दैट इज ओजांकियन वे इन अ डिफरेंट वे। चलो, न्यू मेथड फॉर एवरीवन आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉप राइटिंग इन पैराग्राफ्स। नंबर 1 लिख लो कि आज के बाद मैं जब तक ना कहूं पैराग्राफ में आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तभी मैं आगे आपको सिखा पाऊंगा। डर है? और हमें थिंकिंग मैथोलॉजी को लेकर आना हो। चलिए, मेरी जो आंसर राइटिंग है, ओजांकियंस की जो आंसर राइटिंग है, वो प्राउड 4 स्टेज में रहेगी, ठीक है। देयर आर 4 स्टेजेस। देखो, 4 चरणों में अब आपको मेरे साथ सीखना है। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ये चुल्ल जो है दबा के बैठना, मुझे पैराग्राफ में अब आंसर नहीं लिखना है, जब तक कि मुझे ओजांग सर की तरफ से एक हरी झंडी नहीं आ जाती। 4 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखो प्रथम चरण। प्रथम चरण जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स। इसमें बेसिकली जो भी हम अगर पीके नहीं है, मतलब हम दूसरे गोला से नहीं आए हैं, जैसे लास्ट टाइम बात हुई थी, तो हमारे पास बेसिक नॉलेज है। जैसे कल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रदूषण क्या है संसार के समस्त, अभी मान लो आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू भी नहीं की है, क्या इस मंच पर इस समय इतने बच्चे मुझे देख रहे हैं, 2000 से ज्यादा बच्चे मुझे देख रहे हैं लगातार, क्या इस मंच पर इस समय कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको प्रदूषण, पर्यावरण, विश्व के सम्मुख चुनौतियां, हवा का गंदा होना, पानी का गंदा होना, इस विषय पर उसको कोई भी अज्ञानी है कि नहीं सर हम तो जानते नहीं कि वायु प्रदूषण, गाड़ी के आगे धुआं कैसे निकलता है। अनपढ़ आदमी को भी पता होगा साइलेंसर से धुआं निकलता है। अनपढ़ आदमी को पता कि पानी गंदा कैसे होता है, ये सबको पता है। कोई ये कहे कि सर हमें पर्यावरण विषय पर कोई ज्ञान नहीं है, तो वो फिर वो इस गोला पे तो ना रहे, वो निकल ले पीके के साथ, जब वो जाए तो उनके साथ निकल ले। तो सभी के पास बेसिक नॉलेज है, मैं आपको सिद्ध करने जा रहा हूं। तो जब भी हम आंसर थॉट प्रोसेस में आते हैं, मैंने यहां थॉट वर्ड यूज किया है, हमें आंसर राइटिंग में मेरे जो 4 स्टेज है वो ये कहता है कि आंसर राइटिंग से पहले आपके पास विचारों की एक श्रृंखला होनी चाहिए। यू मस्ट हैव द चेन ऑफ थॉट्स। और मैं 4 तरीके आपको बताने जा रहा हूं जिस पर आपको प्रैक्टिकल अभी आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ 2 से 3 महीने आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ थॉट, यानी विचारों की उत्पत्ति। लिखते जाओ इसको, विचारों की उत्पत्ति। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हम किसी भी पर्यावरण शब्द को हमने सुना, विचारों की उत्पत्ति हमारे सामने आ गई। हमने कोरोना वायरस को सुना, चीन से लेकर WHO तक जो भी हमने नाम वाम सुने थे, अनपढ़ आदमी को भी पता है चिनवे से आया है, ऐसे बोलता है जो अनपढ़ आदमी है, अरे ये चीन वाले ससुर भेज दिए हमारे यहां, इस तरह से बोलता है कि भाई कोरोना वायरस है। वो भी बोल देता है कोरोना वायरस एक बीमारी है। इतनी नॉलेज तो खैर सबके पास है, जीरो कोई भी नहीं है संसार में। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, इसको इवोल्यूशन ऑफ थॉट कहते हैं। यानी जिस केंद्रीय विषय पर मैं बात कर रहा हूं, जो सब्जेक्ट है मेरा, उस पर जो नेचुरल प्रोसेस यानी प्राकृतिक रूप से आपके पास उपलब्ध ज्ञान, जो विचार पैदा होता है, उसको हम लोग इवोल्यूशन ऑफ थॉट यानी कि विचारों का उद्भव कहते हैं। देखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला चरण होता है। लिखते जाओ इसको, यह पहला चरण होता है। डन। इट इज स्पॉन्टेनियस, ये स्वतः स्फूर्त होता है। लिखो, यह स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस होता है। हम किसी भी विषय पे बात करें, आप मुझे कोई भी विषय दे सकते हैं, मैं आपको कोई विषय दे सकता हूं, और आप उसमें कोई भी प्राथमिक विचार आपका निकलकर सामने आ जाएगा। जो विचार निकलकर आ रहा है उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस थॉट कहते हैं, एंड इट इज द नेचुरल प्रोसेस। ये बहुत प्राकृतिक क्रिया के स्वरूप निकलता है, ये हर व्यक्ति कर सकता है, ये बहुत प्राकृतिक क्रिया, दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। लिख लिया इसको। अब यहीं पर हमसे एक गलती होती है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही हमारा स्टूडेंट ये चारों प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करता, और स्टूडेंट क्या करता है, ये नेचुरली होने वाला, मैं आपको गलती बताता हूं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, अभी अगर आपने ईमानदारी से कभी भी कोई आंसर लिखा होगा तो मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। जिन्होंने खैर कलम नहीं उठाई, वो क्या नाम है, राजकुमार के फैन है, वो तो खैर बात की बात है। हम क्या करते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स आया हमारा,
हम आगे की प्रक्रिया में जाने की बजाय हम कहां चले जाते हैं, हम यहां आ जाते हैं। और जो भी इवैल्यूएट हुआ हमारा, जो भी इवैल्यूएट हुआ, जिस पे भी हमारा, अच्छा कोरोना वायरस पर लिखना है, चीन पर जो है वो विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव लिखना है, तुरंत हम क्या करते हैं, तुरंत हम उसको राइटिंग करना शुरू कर देते हैं बिना प्रैक्टिस के। और इवोल्यूशन ऑफ थॉट को हम मानते हैं कि हमारे पास सारा ज्ञान आ गया, बस हमसे यही गलती हो जाती है। और फिर हम जब आंसर लिखते हैं तो उसको एग्जामिनर कहता है तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर। बताओ कितने तीतर? कैसे मुझे पता चला? ये मुझे पता चला एक रिटायर्ड प्रोफेसर जिन्होंने यूपीएससी की कभी कॉपी चेक की थी, उन्होंने ईयर कभी जो है रिवील नहीं किया, उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बात बात पे बहुत से क्वेश्चन पूछने लगा उनसे कि आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होती है या कैसा भी है, ठीक है, बहुत बुजुर्ग हो चुके थे तो, और हिंदी माध्यम के साथ क्या दिक्कत आ रही है, रिजल्ट क्यों डाउन जा रहा है। उन्होंने कहा मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं उजांग, वो यही करते हैं, तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर। वो एक ही थॉट को घुमा घुमा के ऐसा लिखते हैं, उन्हें लगता है कि हम एग्जामिनर को बेवकूफ बना ले जाएंगे और उसको बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जबकि उनको नहीं पता होता है कि एग्जाम में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उनको जो है वो कीवर्ड्स के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं, यानी एक आंसर में इतने कीवर्ड्स होने चाहिए, की कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, और वो एक ही थॉट को घुमा घुमा के उसके पीछे कहानी बना बना के लिखते रहते हैं, दो थॉट लिख देते हैं और उनको लगता है कि बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे और उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और हिंदी माध्यम में ये दिक्कत और है क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में आजकल ये बी कॉपी सी कॉपी भर दिया, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पढ़ के मास्टर खुश, बोले भारी कॉपी है, पास तो हो ही जाएंगे। बस यही विधि लेकर वो आ जाते हैं यूपीएससी में और वहां मामला साफ हो जाता है। सो हमें करना क्या होगा, हम इस प्रोसेस के बाद अपने आप को स्टॉप नहीं करेंगे। हम कहां जाएंगे? वी विल मूव टू द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज आपको सिखाने वाला हूं, और वो है जनरेशन ऑफ थॉट्स, यानी हमें विचारों की उत्पत्ति करनी होगी। दोनों में क्या अंतर है? दिस इज इवोल्यूशन ऑफ थॉट, दैट इज अ वेरी ऑटोमेटिक प्रोसेस। ये जैसे ही नाम सुनोगे, कॉन्सेप्ट सुनोगे, तुम्हारे दिमाग में 2-3 पॉइंट आने ही आने। बट मुझे आंसर राइटिंग पे भागना नहीं है, मुझे अब क्या करना है, अपना रास्ता ओजांकियन वाला पकड़ना है। हम ओजांकियन अपनी गली अलग लेके चलते हैं, ठीक है, हमारा थोड़ा इनोवेशन वाला हिसाब किताब है। हम सेकंड में पहुंचेंगे और जनरेशन ऑफ थॉट्स में जाएंगे। मुझे पता है कि ये 2 पॉइंट लिखकर मुझे नंबर नहीं मिलने वाले, कि मैं इसमें पूरा 150 बघेर दूंगे, बार बार चीन ऐसा कर रहा है, चीन वैसा कर रहा है, चीन की ऐसी की तैसी, इसमें कुछ नहीं मिलना है। वो तुमसे इसके आर्ग्यूमेंट्स पूछ रहा है, इसके जो है डायमेंशंस पूछ रहा है। इसमें तुम्हें अगले चरण में जाकर कुछ नए थॉट्स को जनरेट करना होगा, विच इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें नॉलेज और साइंस दोनों की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। जनरेशन ऑफ थॉट्स यानी विचारों की उत्पत्ति। लिखो, इट नीड डीप फोकस एंड, लिखो, इट नीड डीप फोकस एंड क्रिएटिविटी। इसके लिए बहुत ही गहरे ध्यान, मतलब फोकस कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं, और क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता की जरूरत पड़ती है। एंड इट नीड साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट, और ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जी हां, आप थॉट्स को क्रिएट करना चाहते हो, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपका उसमें आना बहुत जरूरी रहेगा, और ये साइंटिफिक तरीके से। और अभी आपको कराऊंगा, अभी कराऊंगा आपको इसी क्लास में जाते जाते आज दोनों का अंतर दिखाऊंगा कि उसमें और इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। बस आप मेरे साथ करोगे, मैं ये 2 प्रक्रियाएं और पूरी कर लूं। थर्ड प्रक्रिया होता, अभी छोड़ना नहीं है, थर्ड प्रक्रिया में होता अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स, यानी विचारों को क्रमिक रूप से लगाना। जब मैंने कल आपको बताया था, इससे पहले क्लास में मैंने आपसे कहा था फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप यूपीएससी का एक नोटिफिकेशन आता है, जिसको ज्यादातर लोग फेंक देते हैं, वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं और सिलेबस पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जब हम आंसर और ऐसे चेक करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा फ्लो ऑफ थॉट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी क्रमिक रूप से। आप सोचिए, आप किसी के बारे में लिख रहे हैं, आपने उसके काम लिख दिया, थोड़ी देर बाद याद आया मैंने तो इसकी जीवन गाथा के बारे में लिखा ही नहीं, मैंने इसके प्रारंभिक के बारे में लिखा ही नहीं, सीक्वेंस के बारे में लिखा ही नहीं। फिर आप क्या करते हो, उसको अरेंज करके घुसेड़ने की कोशिश करते हो, बस वही खराब हो जाता है मामला। यानी किसी भी क्रम का, जो किसी भी चीज की, किसी घटना क्या जो भी आप लिख रहे हो, उसका एक विकास का क्रम होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, यानी कि विचारों का संयोजन, विचारों को क्रमिक रूप से रखना। आप खुद अगर एग्जामिनर हो, और मैं आपको एक ऐसी चीज लिख के दूं जिसमें कोई भी विचार क्रमिक रूप से नहीं है, मैं पहले एक बात कह दूं, फिर दूसरी बात कह दूं, फिर तीसरे में दोनों को जोड़ने की कोशिश करूं, तो आपको कहोगे यार क्या वाहियात लिखा है। आप खुद अगर एग्जामिनर हो तो मेरी कॉपी फेंक दोगे। यानी आपको कम से कम ढंग से तो यार समझा लो कि किस रूप में ये आगे बढ़ रहा है, कहानी नहीं समझ में आ रही, तुम क्या कहना चाह रहे हो,
ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स, यानी कि आपके विचारों का जो क्रम होना चाहिए वो क्रमिक रूप से लगा होना चाहिए। अगला हमारा जो है एग्जीक्यूशन ऑफ थॉट्स, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आपने सब कुछ अपने कॉपी में या अपने दिमाग में तैयार कर लिया, अब मुझे उसको आंसर राइटिंग मेथड में लेकर आना है। लिखो एग्जीक्यूशन ऑफ थॉट्स, यानी विचारों का निष्पादन। कहां गए भैया अंग्रेजी वाले? ठीक है, हिंदी में मेरा ठीक है ना, हिंदी, विचारों का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ थॉट्स। यानी मुझे उसको सही रूप से, अब मेरे दिमाग में सारे थॉट्स हैं, मैंने तीनों स्टेप पूरे कर लिए, लेकिन जब मैं कॉपी पे लिखने आ रहा हूं तो मैं उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूं। इसके लिए इन फ्लो चार्ट शुरुआती दौर में आपको बताऊंगा, मैं आपको पहले 3 स्टेप सिखाऊंगा, फिर चौथे में अभी भी रिस्ट्रिक्ट करूंगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कोई भी पैराग्राफ में नहीं लिखेगा। इन फ्लो चार्ट्स लिखो, इन फ्लो चार्ट्स और इन थॉट मैपिंग, दो तरीके से, यानी कि फ्लो चार्ट में या थॉट मैपिंग एक मेथड होता है, इसमें आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे, याद रखना। चलें, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इन चारों मेथड्स का, आप मुझे करके दिखाओगे। पेन पेपर रेडी है? बोलो हां सर रेडी है। डन। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ थॉट, जनरेशन ऑफ थॉट्स, मैं सबसे पहले आपको ये दो सिखाता हूं, ठीक है, कि थॉट्स को जनरेट कैसे किया जाता है। तो चलो मैं आपको दोनों के बीच का अंतर दिखाता हूं, इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स और जनरेशन ऑफ थॉट्स में क्या डिफरेंस होता है। रेडी? चलिए रेडी। एक शब्द ले लेते हैं, खुशी, हैप्पीनेस। डन। अरे सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, कोई दिक्कत? हैप्पीनेस या खुशी, सभी लोग ये शब्द के बारे में जानते हैं, कोई बहुत इसके लिए ब्रह्मांड के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक काम करो, इस पर एक छोटा सा एस्से लिख दो 100 वर्ड्स के अंदर, जैसे आप पारंपरिक रूप से लिखते हो, पारंपरिक रूप से, कन्वेंशनल मेथड से लिखना है। मैं आखिर अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं, अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि एक कन्वेंशनल मेथड और जो मेरी ट्रिक्स है, जिसपे मैं पूरा आंसर राइटिंग आपको पिरामिडल मेथड तक आपको सिखाऊंगा, उसमें अंतर क्या होता है। चलिए, ये आता है, शुरू करो। 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट्स में आपको लगभग 80 से 100 वर्ड लिखने अपनी कॉपी में। शुरू करिए। टाइप वाइप बंद करो, मैसेज आने बंद हो जाएंगे, मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा पेन चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक हाथ से टाइपिंग करो और एक हाथ से जो है निबंध लिखो, इतने बड़े जो है वायरस सहस्त्र बुद्धि नहीं हो 3 इडियट वाले। चलो भाई शुरू कर दो, टाइपिंग वाइपिंग बंद करो, किसी का मैसेज आना नहीं चाहिए। मुझे जल्दी से ईमानदारी से लिख के बताओ, नहीं तो फिर क्या है, 50,000 तुम जाके दोगे इसी आंसर राइटिंग क्लास के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और वही सिखाएंगे। 10-20 टू क्वेश्चन दे देंगे, आंसर गुड 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 करके लिख के चले जाएंगे, तुम भी जो है लेके टहलते रहोगे इधर उधर। मुझे ना बताओ, अपनी कॉपी में लिखो, मैं भी तुम्हारी ऐसी तैसी खुद ही, मेरे पास तो बड़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स, मैं भी तुम्हारी खुद ही ऐसी तैसी करूंगा। ईमानदारी से पारंपरिक विधि में लिखना है। 3 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर कह रहा हूं, 2 मिनट और बचे हैं। जल्दी से लिख के बताओ मुझे। ले सर, स्टार्ट कैसे करें पता ही नहीं चल रहा है। वेरी गुड,
यही तो मुझे पता करना था। 1 मिनट और है। आयुष तुम 12 में हो, 14 में हो, लिखो। मुझे यहां कमेंट आ कैसे रहे कमेंट, मुझे तो आश्चर्य यही है। इसका मतलब है जो सोशल मीडिया होता है उसमें बहुत नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं। अभी तुम्हारा पेन चलना चाहिए, यानी कि तुम लोग गुरु शिष्य परंपरा में यकीन नहीं रखते हो, तुम लोग अपने आप को ही गुरु मानते हो। ठीक है, मैं कुछ कह रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं, अब इसी के लिए पैसा लूंगा तो दांत जो है चियार के इधर उधर घूमोगे, कोई फायदा नहीं है ना। कुछ सिखा रहा हूं तो सीख लो। डन डन, क्लोज हो रही तेरी की। अमरदीप ने लिखा 2 लाइन से ज्यादा लिख ही नहीं पा रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हीरोइक ने लिखा है ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है सर। वेरी गुड, शाबाश। एक सज्जन ने लिखा गांव से कैसे तैयारी कर रहे हैं? दिमाग से तैयारी होती, गांव शहर से तैयारी नहीं होती है। यहां दिल्ली में जो शहर में आते हैं वो क्या करते हैं, तुम आके कभी देखना ना, तैयारी के नाम पे उनका क्या क्या चल रहा था। वो एक जो यूपी में एक गाना चलता है, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, वही वाली कहानी यहां भी चलती है। सवाल ये नहीं कि आप कहां हो, सवाल है कि आप कैसे हो। सवाल यह है कि आप जाना कहां चाहते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां तुम्हारी कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जाना कहां चाहते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें। तो एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, तो वो वाला काम मत करना भैया। अभी काम शुरू किया है, लबासना पहुंचना है। तो आपने क्या देखा, आपने जब कन्वेंशनल में, मैं बहुत ध्यान से मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो, आपने जब कन्वेंशनल, अभी एक बच्चे ने लिखा सर 4 लाइन लिख पाए, किसी ने लिखा 2 लाइन लिख पाए, किसी ने लिखा 5 लाइन लिख पाए। सवाल ये नहीं कि लाइन कितना लिख पाए, सवाल है कि उसमें कंटेंट कितना दे पाए। राम जाता राम खाता ये थोड़ा लिखने के लिए कहा था, उसके अंदर डायमेंशंस कितने दे पाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईमानदारी से बताना, क्या तुम अपनी आंसर राइटिंग से सेटिस्फाइड हो? मुझे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, मुझे थॉट्स चाहिए, मतलब किसी एक विचार पे। यूपीएससी आज की डेट में क्या मांगता है, चाहे पीसीएस ही हो, पीसीएस कोई मजाक थोड़े ना रह गया है। यूपीएससी वाले जितने उधर लात खाए सब वहां पहुंच रहे हैं और बढ़िया से एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस में रैंक निकाल लेके लेके चले जा रहे हैं। चाहे आप स्टेट एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी, यूपीएससी, हरियाणा, जो जहां पर भी आपको राइटिंग करनी है, ठीक है, चाहे राजस्थान, कोई भी अपना एग्जाम, जहां पर भी मेंस लिखना है, वहां आपको एक टफ कंपटीशन का फॉलो करना है। तो सबसे पहले वो ये कहता है कि क्या मेरे पास विचारों की विविधता, सबसे पहले मांग रहा है विचारों की विविधता। अपने किसी सीनियर जो सक्सेस हुए हैं, जो टॉप रैंकर, उनसे तुम ये पूछते हो कितने घंटे पढ़े, कितनी कितनी किताब पढ़े, कहां कहां पढ़े, ये तो तुम पूछते हो। लेकिन कभी उनसे पूछ लिया कि सर आंसर राइटिंग में किसी एक चीज पर आपके विचार क्या क्या रहे, आपने उसको कैसे जनरेट किया, क्या आप एक यूनिफॉर्म पे लिखते थे या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में लिखते थे? तो वो चीज आपको पूछनी चाहिए। वो नहीं पूछोगे हाँ सर कहां से, अच्छा 18 घंटे पढ़ते थे, अच्छा ठीक है, मतलब अस्पताल पहुंचने का जो है उनको बड़ा मन है, 18 घंटे, वो भी बोल जाते थे, बोले सुन रहा है तो सुनाओ इसको, बोले 50-55 किताबें पढ़ते थे, लो पढ़ो तुम भी। ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो आपके पास जो है वो जो डायमेंशंस होने चाहिए वो बहुत ज्यादा होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट इट, अब शुरू करते हैं। अब देखिए आपने जो लिखा, ईमानदारी से आप खुद को इवैल्यूएट करिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसी थॉट को रीअरेंज करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए रीअरेंज करता हूं। खुशी, हैप्पीनेस, मैं कोई प्रूव नहीं कर रहा हूं कि मैं मेंस का आंसर लिख रहा हूं, मैं तुम्हें सबसे पहले बता रहा हूं इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स एंड जनरेशन ऑफ थॉट्स में क्या अंतर होता है। जो विचार आए, आपने अपनी कॉपी में जो लिखा वो इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स है। जैसे ही खुशी शब्द आई, एक बच्चे ने लिखा कि सर वो इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स फलाना निकलता है, एक ने कुछ और लिख दिया, ये इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स था। मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, जनरेशन ऑफ थॉट्स, यानी विचारों को आप अपने अंदर से ही जनरेट कर सकते हैं। लेकिन विचारों को जनरेट करने के लिए मुझे एक छोटी सी बात आप बता दो, लॉजिक बता रहा हूं। ये कुआं है और आप बहुत प्यासे हो, अंदर पानी है, आपके पास बाहर बाल्टी होनी चाहिए कि नहीं, रस्सी होनी चाहिए कि नहीं? ये कुआं है, आप बहुत प्यासे हो, पानी को निकालने के लिए आपके पास रस्सी और बाल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसे कुएं को घूर घूर के देखे रहो और बोलोगे मैं बहुत प्यासा हूं और पानी अंदर आपके मुंह में घुस जाएगा, कभी नहीं होगा। सो यू नीड अ हुक, एक आपके पास हुक होना चाहिए, तभी आप इस पानी को बाहर निकाल पाओगे। विचारों को निकालने के लिए मेरे पास एक पाथवे देना पड़ेगा। अब पाथवे हम बनाते हैं। चलिए, अगर मैं खुशी या हैप्पीनेस की बात करूं, मेरे लिए सबसे पहला जो है मेरी फैमिली मेरी खुशी है, खत्म। अभी देखते जाओ, मेरे लिए
हर चीज को, अपनी खुशी को महसूस करो और थॉट्स को अपने सामने पेपर पे लेकर आओ। अब तुम मुझे बताना, 3 मिनट, घड़ी देखो, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मेरे लिए बुक रीडिंग खुशी हो सकती है, यस, मैं आज बहुत खुश था, आज मैं खूब बुक्स लेकर आया हूं, ठीक है। मेरे लिए टीचिंग खुशी है। मेरे लिए सक्सेस मुझे बहुत खुशी देती है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी खुशी है। मनी खुशी है। एंटरटेनमेंट, मूवी देखना, घूमने जाना मेरी खुशी है, ठीक है। मेरे लिए बुक रीडिंग, मेरे लिए एक्सरसाइज खुशी है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। ये मेरे बेसिक थॉट्स है, मैंने इसको अरेंज किया। फैमिली में मुझे क्या चीजें जो बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने सिंपल सा लिखा। फैमिली में मुझे मान लो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या मुझे जो है वो किसी का पेट है, किसी के पेरेंट्स हैं, मुझे मान लो मेरे ब्रदर के साथ जो है बहुत खुशी मिल रही, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, मैंने उसको टू द पॉइंट किया। बुक रीडिंग में विच टाइप ऑफ बुक आई रीड, अब मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, तो भाई मुझे जो है मान लो मुझे जो है वो स्पिरिचुअल बुक्स बहुत अच्छी लगती है पढ़ना। किसी को रोमांस पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सस्पेंस पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे स्पिरिचुअल बुक या मुझे हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स पढ़नी बहुत अच्छी लगती है। टीचिंग, मुझे मोचिंग बहुत पसंद है। टीचिंग में, मोचिंग का मतलब जैसे ओजांक ने एस्टेब्लिश किया, मोटिवेशनल टीचिंग, टीचिंग करना लेकिन मुंह झुक के नहीं, चलो लिखो भूगोल में क्या होता है, ऐसा कि स्टूडेंट उसके साथ जगा रहे, हाँ बंदा जो है जोश में पढ़ा रहा है, मोचिंग जिसे कहते हैं। अगला एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में मान लो किसी को वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है, जैसे मुझे कॉमेडी देखना बहुत पसंद है, तो कॉमेडी इज मेरा एंटरटेनमेंट मेन है। आया विचार मेरे पास। सक्सेस, सक्सेस की डिफिनीशन, कोई कहता है मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, सक्सेस के लिए जैसे मैं अगर बताऊं तो एक पैन इंडिया सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट, वो मेरे लिए सक्सेस हो सकती है, ठीक है। अदर्स की, दूसरों की हेल्प, ठीक है, वो जैसे मान लो यहां दूसरों की हेल्प करना, हेल्प अदर्स, ये मेरे लिए सक्सेस होती है। स्पिरिचुअलिटी में मुझे योगा या मेडिटेशन बहुत पसंद है, गुरुओं से बात करना मुझे बहुत पसंद है। मनी, यस, और जो हमारे और भी जितने भी हमारे सेगमेंट हैं, आप देखो कि अगर थोड़ा सा इसमें काम करो, अभी देखो 2 मिनट हुए होंगे, हार्डली 2 मिनट हुए होंगे, और आपने देखा होगा मेरे थॉट्स कितने ज्यादा। अब मुझे बताइए, आपने जो लिखा और मैंने जो लिखा, ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ मैंने कहा, बाद में मुझे क्रिटिसिज्म कर लेना, वो बात का तुम्हारा काम है, उससे मुझे कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तुम्हें खाएगा। मुझे बताओ कि तुमने 3 मिनट में और मैंने 2 मिनट में किसने ज्यादा थॉट जनरेट किया। अभी पता नहीं मैं कितने थॉट जनरेट कर सकता हूं 3 मिनट तक, ठीक है, बोर्ड भर जाएगा। मुझे बताओ, क्या आपने जब पारंपरिक विधि से लिखा तो आपने इतने डायमेंशन अरेंज किए? अभी मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकता हूं, 3 मिनट होते होते मैं पूरा भर दूंगा इसको। आप मुझे बताओ, क्या इतने डायमेंशन आपने जनरेट किए? राइट? क्या आपने इतने थॉट जनरेट किए? जब आपने कन्वेंशनल लिखा था, जो आप लाइन बाय लाइन लिख रहे थे, क्या इतने विचार आप लिख पाए? लिख ही नहीं सकते हो। ईमानदारी से बताओ, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। डॉक्टर से छुपाओगे, डॉक्टर को मान लो अगर तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बोले वो थोड़ा सा यहां दर्द हो रहा है, तो वो बेचारा यहां का दवाई दे देगा ना, तो उससे कहां छुपाते हैं? उसको बताओ ना पेट में ही दर्द हो रहा है, शर्माना क्या है? कोई बात नहीं, 20% किया बच्चे ने लिखा, 10% किया, इट डजंट मैटर फॉर मी। ओजांग सिखाने आया है, लेकिन सिखाने से पहले दिखा तो दूं कि तुम देखो इस विचार को इतना जनरेट, अब इतने कम टाइम में विचार जनरेट कैसे हुए? और अगर किसी को मेरे क्लास के बारे में पता, जो ओजांग को थोड़ा भी जानता है, मैं अपने नोट्स ऐसे बताता पढ़ाता हूं, मैं ऐसे ही पढ़ता भी हूं, मेरे अपने सारे नोट्स ऐसे बनते, मैं कॉपी अब सीधी इस्तेमाल ही नहीं कर पाता, मुझे उलझन होने लगती है। मैं ऐसे ही आज के समय में किसी भी विचार करूं, मैनेजमेंट पे विचार करूं, मेरे नए प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, प्रोजेक्ट्स को कैसे ले आना है, ऑडियो बुक कैसे लॉन्च होगी, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या वीडियोस होने हैं, मैं इसी फॉर्मेट में सोचता हूं, सोचता ही ऐसा हूं, आदत हो गई मेरी, और इसने मेरे व्यक्तित्व में बहुत बदलाव किया। सिर्फ एनालिटिकल पावर लोग कहते हैं बड़ी अच्छी आपकी, तो वो चीज मुझे यहां से आई है, क्योंकि जब आप अपने विचारों को देख पाते हो ना, तो उसमें सही, गलत, यूजफुल, यूजलेस सारे विचारों को आप विजुअलाइज कर ले जाते हो, और वहां से आप अपना रिजल्ट डिडक्ट कर लेते हो। क्लियर है? रेशम ने लिखा है कि नहीं सर हमें समझ में नहीं आता, लिखें कहां से? अब बताओ, अगर इन थॉट्स को मुझे जो है वो यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये मतलब समझ में आया, थॉट्स इवोल्यूशन, जो आपने लिखा वो थॉट्स इवोल्यूशन था, आपके दिमाग में जो बात आई खुशी को लेकर आपने अपने पैराग्राफ में लिख दिया, और थॉट्स जनरेशन में क्या डिफरेंस होता है आपको प्रैक्टिकली समझ में आया।
और अभी ईमानदारी से आप 3 मिनट काम करके देख लो, इतने थॉट्स इसमें डाल दोगे, इतने थॉट्स डाल दोगे कि परेशान हो जाओगे। भाई मुझे एंटरटेनमेंट में, मुझे गेम में खुशी मिलती है, सक्सेस मेरे लिए क्या, दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है। बहुत से डायमेंशन अभी आपके, बहुत डायमेंशन आपके। क्या आपको थॉट्स जनरेशन और थॉट्स इवोल्यूशन के बीच का अंतर आया? तो यूपीएससी जो आपसे मांग रहा है वो पहले कहता है कि आपके पास किसी भी एक सेगमेंट पे ज्यादा विचार होने चाहिए, ज्यादा थॉट्स होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर इस तरह एग्जाम में लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? चलो इसका भी जवाब तुम्हें बहुत प्रैक्टिकली देता हूं। ये मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, मैं इसका भी जवाब देके इसको क्लोज करता हूं। मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आईपैड है, ये एक पेन है और ये मार्कर है। 3 हमारे पास सेगमेंट है। अब इनका क्रम ये है कि मेरे दाहिने हाथ में आईपैड है, विचार नंबर 1, ये मेरे पास मार्कर और ये मेरे पास पेन है, जो सबसे लेफ्ट में हमारा पेन है। ये 3 विचार है और मैं इसका मालिक हूं, मतलब मैं इसको जो है वो अपने हाथ में लेकर बैठा हूं। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दीज आर 3 थॉट्स, मेरे पास थॉट्स आ गए हैं। आप कहेंगे सर एग्जाम में इस तरह नंबर, अभी मैं क्या कह रहा हूं ये समझो। मैं अगर इसको किनारे कर दूं और इसको बीच में कर दूं थॉट्स को, तो मेरे हाथ में है ना, मैं मालिक हूं। मैं बाएं हाथ में इसको पकड़ लूं और इसको इधर लेकर आऊं, ये मेरे हाथ में। तो अगर मेरे पास थॉट्स हैं तो मैं उसको किसी भी तरह अरेंज कर सकता हूं ना, उसको पैराग्राफ में अरेंज कर सकता हूं, उसको कंपैरिजन चार्ट में अरेंज कर सकता हूं, उसको पॉइंटर में लिख सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैं इसका मालिक हूं, ये मेरे थॉट्स हैं। थॉट्स आपने जनरेट कर लिया, आप उसके मालिक हो गए। ये आपका थॉट्स है भाई, अगर आपने अपने अंदर जनरेट कर लिया तो आप इसके माई बाप हैं। ठीक है, आपने इसको जनरेट कर लिया। अब ये मैं इसका माई बाप हूं। मैं इसको चाहे दाएं हाथ में पकड़ूं, मैं इसको बाएं हाथ में पकड़ूं, मैं इसको राइट ले जाऊं, मैं लेफ्ट ले जाऊं, ये मेरे थॉट्स हैं। मैं इसको पैराग्राफ में लिखूं, पॉइंट में लिखूं, कंपैरिजन चार्ट में लिखूं, मेरा मन यार, मेरा मन। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो होती, जो स्टूडेंट नहीं समझ पाता है वो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है थॉट को जनरेट करना, थॉट को जनरेट करना, थॉट को अरेंज करना और थॉट को एग्जीक्यूट करना। वो फर्स्ट स्टेप पे ही पकड़ता है, फर्स्ट स्टेप से घुस जाता है वो पैराग्राफ में और मारा जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, दोनों के बीच में अंतर देखा, गिन लो तुमने उस 3 जो है वो तुमने 3 मिनट मैंने लिखने, कितने तुमने नए विचार लिखे उसमें, तुम खुद गिन के देखो। ठीक है, तुम खुद गिन के देखो कि क्या उसमें कुछ नयापन है और इसमें ज्यादा है, और क्यों हुआ ये भी जान लो। मैंने अपने न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग, हमारा विचार ऐसे ही चलता है मल्टी डायमेंशनल, मैंने अपने न्यूरॉन्स के बिहेवियर, अपने दिमाग के बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैंने चार्ट बना लिया। मैंने उससे स्ट्रगल नहीं किया। वो मल्टी डायमेंशनल सोच रहा है, मैं उसको लाइन में घुसेड़ रहा हूं, तो नतीजा क्या होता है, दोनों के बीच में संघर्ष होता है और फिर वहां पर एक बोरियत आती है और हम उस सब्जेक्ट का अपना जो है वो तत्व खो बैठते हैं। राइट, हम उसका तत्व खो बैठते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैंने अपने न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग बिहेव किया और थॉट्स अपने आप प्रोसेस होते चले गए और यही आपसे कम टाइम में मैंने इतने विचार जनरेट कर लिए। दिस इज द डिफरेंस ऑफ द थॉट्स, इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स एंड जनरेशन ऑफ थॉट्स। ये डिफरेंस है। और जब तक मेरा स्टूडेंट, जितने ओजांकियंस हैं, वो इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स से जनरेशन ऑफ थॉट्स पे नहीं आएंगे, तब तक अच्छा आंसर नहीं लिखा जा सकता। घबराहट हो रही होगी कि सर इस तरह नंबर मिलेंगे क्या? मैं आपको कॉपी में ले जाने के लिए नहीं, आपको यह समझ में आया कि अगर मैं इन वस्तुओं का मालिक हूं, मैं चाहे दाहिने में रखूं या बाएं में रखूं, मेरी मर्जी। खत्म हो गई बात। तो थॉट्स के अगर मालिक हो तो एग्जाम में आप जैसे मन करे वैसे पैटर्न आप बनाओ और लिख डालो। लेकिन जब थॉट्स ही नहीं है तो फिर हाथ जो क्या होगा, कलम को चबाते रहोगे और सोचोगे अगले साल फिर देखा जाएगा, इस साल तो सिलेक्शन मेरा नहीं हो रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, चाहे वो कॉन्सेप्टर की हो या अभी जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की आंदोलन, उन सब में LWMI ही पढ़ाऊंगा मैं। यानी अब आपको क्लास के नोट से कॉपी करके अपना साइनॉप्सिस बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप आंसर राइटिंग और क्वेश्चन को बनाने के फॉर्मेट में प्रवेश कर जाओगे। टीचर मेहनत कर रहा है और जितने भी मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं अपना नोट्स अपने हाथ से बनाता हूं, पूरी साइंटिफिक मैथोलॉजी के सामने बनाता हूं। और अब तक तो आपको यकीन हो गया होगा कि ये व्यक्ति NLP का तो मास्टर है। यह व्यक्ति चीजों को बहुत गहराई और बहुत बारीकी से समझता है, जिसके बारे में हम और आप नहीं सोच पा रहे थे। और यह व्यक्ति उसके पीछे मेहनत करता है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को यहां लाने की कोशिश कर रहा है। ओजांग गाइज एकेडमी जानी ही अपने इनोवेशन के लिए जाती है। समय लगता है किसी चीज को पकने में, लेकिन जहां तक मुझे मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला है कि आने वाला समय एक ऐसा समय होगा जहां मुझे इस इनोवेशन के लिए जाना जाएगा। संघर्ष है, नवाचार के रास्ते कठिन होते हैं, लेकिन अगर
मेरे ओजांकियंस की पावर मेरे साथ है तो मैं चल पड़ा हूं ना, कारवा तो धीरे धीरे जुड़ता चला जाएगा। आज आप देखिए मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे इतनी रात में सुन रहे हैं, आपकी वजह से मैं इतने पेन में होने के बावजूद भी मैं यहां खड़ा होकर उतनी ही शिद्दत और उतनी ही ताकत से पढ़ा पा रहा हूं। मेरी आवाज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई भी जो है वो दर्द का कोई अनुभव यहां पर नहीं है। तो वो आप लोगों की प्रेरणा और आप लोगों के प्यार की वजह से संभव हुआ है। तो अगर एजुकेशन में आप इनोवेशन लेकर नहीं आओगे तो मेरा क्वेश्चन यही है कि 13 लाख की भीड़ में अपने लिए जगह कहां बनाओगे? भेड़ों की तरह तो एक दूसरे के पीछे तो कई साल गुजर जाएंगे। हम तो शेर हैं, हम तो अपना रास्ता अलग बनाते हैं। तो ओजांकियंस तो वही हैं जो इनोवेशन से अपना रास्ता अलग बनाते हैं। इनोवेशन तरीके कठिन हो सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है कि वहां रास्ते जो होते हैं वो आपको श्योर सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज मेरा संदेश क्लियर हो गया हो, मेरी बात आप तक पहुंच गई हो, इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स और जनरेशन ऑफ थॉट्स में आपको डिफरेंस पता चल गया हो, एक प्रैक्टिस धीरे धीरे मैं ये प्रैक्टिस कराता रहूंगा। लेकिन नियम नंबर 1 मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले आज के बाद कोई भी आंसर आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है जब तक कि मैं आपसे ना कहूं। अगर आप मेरी मेथड्स को फॉलो करना चाहते हैं, और मैंने वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया, सुनाया नहीं आपको, कहानी नहीं सुनाई, प्रूव करके दिखाया। आप खुद अपनी कॉपी अब उठा के देखो कि वो जो तुमने 4, 6, 7 लाइनें लिखी हैं उसमें क्या इतने विचार सम्मिलित थे, हां या ना? मुझे ईमानदारी से बताना। और इस महा आंदोलन का हिस्सा बन जाओ भाई। एनसीईआरटी कई लोग जो है वो वेट कर रहे हैं बात का, तो वो मैं नहीं जानता। फिर मेरे काउंसलर मुझे फोन करते हैं कि सर वो बच्चे का फोन आया था फलाना ठिकाना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग यहां पे अपना सफर शुरू कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस बैच तो खैर मेरा बैच है ही, कॉन्सेप्टर बैच जिसे मैं कहता हूं, उसके बच्चे तो एक से एक बेहतरीन हीरे की तरह तराशे जा रहे हैं, और वो आने वाले टाइम में वो हर क्षितिज पे चमकेंगे, ठीक है। और अब जल्दी ही मैं जो है वो पहुंच रहा हूं इसके अब मेन कोर कॉन्सेप्ट पे। अगली जो मेरी क्लास होगी वहां पर हम जो है वो क्वेश्चंस लेकर वहां पर हम अटैक करेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स पे, डन है। और वहां से हम देखेंगे कि आगे हमें कैसे करना है। तो अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ थॉट्स, अब हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। कल कई बच्चों ने पूछा अरे ये क्लास कब हो गई, तो वो बात जो बहुत तकलीफ होती है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों तक वो बात नहीं पहुंच रही। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग वहां पर उसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें। चैनल कोई बहुत बड़ा इसमें जो है वो मेहनत नहीं लगती है, और एनी टाइम लर्निंग ऐप आपके पास होना चाहिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको आती है तो आपको वो मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन, चले हम लोग आगे और बढ़िया से इसको मेहनत करें, पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच। और एनसीईआरटी आंदोलन का हिस्सा बनिए, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। थैंक यू सो मच। राइट, द नंबर इज गिवन बिलो। अब नंबर दिए गए हैं, वो काउंसलर जो है वो उसको आपको हेल्प कर देंगे पूरी की पूरी। डन। तो 9 जून से मैं ये यात्रा शुरू कर रहा हूं एनसीईआरटी की। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, दे आर अवेलेबल। ये मेरा काम नहीं है, वो काउंसलर मेंटर्स आपके इस पे आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करिए। आज 2-3 ऐसे छोटे छोटे पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स अबाउट गांधी, अबाउट नेहरू, या कोई भी अगर आपका सेगमेंट, जो छोटे छोटे पॉइंट्स उनको आज प्रैक्टिस में लेकर आओ। और इस तरह से आप दोनों बनाओ, एक कन्वेंशनल लिखो और एक बार माइंड मैपिंग करो, जो इसका जो है वो जो है हमारा जनरेशन ऑफ थॉट्स। और देखो किसमें तुम्हारे कंपैरेटिवली, मुझे 2-3 प्रैक्टिस करके बताओ कि किसमें तुम्हारे थॉट्स ज्यादा अरेंज हो रहे हैं, किसमें तुम्हारे थॉट्स जो है वो ज्यादा जो है वो जनरेट हो पा रहे हैं। एनसीईआरटी की टाइमिंग में नून टाइम में ही रखूंगा, दोपहर के समय, ठीक है। मैं इस पर डिस्कशन कर रहा हूं कि इस क्लास और उस क्लास को कैसे जो है मैनेज किया जाए। तो आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इसमें जो है वो बहुत ही नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो उसके साथ भी आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू।